कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए सक्सेस एकेडमी रायपुर को और करें अपने IAS PSC और व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र साहू, मेरे साथ छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं आप। लास्ट वीडियो में हमने देखा ड्रेनेज सिस्टम को, और ड्रेनेज सिस्टम में महानदी ड्रेनेज सिस्टम को बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। और आपके लिए बाकी के 4 जो ड्रेनेज सिस्टम थे, अपवाह प्रणाली, अपवाह तंत्र को पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। हिंदी मीडियम वाले अच्छे से समझ सकते हैं ड्रेनेज सिस्टम, इन सब चीजों का मीनिंग आप लोग जानते हैं। रिवर सिस्टम लिखा रहता है कहीं पर अपवाह प्रणाली लिखा रहता है, कहीं पर अपवाह तंत्र लिखा रहता है। ये सारी चीजें सेम है। और इसको प्रणाली या तंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैं बताया भी था कि पूरा का पूरा सिस्टम की तरह काम करते हैं एक साइकिल में, ठीक है। एक प्रमुख नदी अपनी सहायक नदियों के माध्यम से जितना उसका जल ग्रहण क्षेत्र है वहां से जल लेकर के वो समुद्र तक जाती है। ये पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, इसीलिए इसको नाम दिया गया है आपका ड्रेनेज सिस्टम या फिर अपवाह तंत्र या प्रणाली, ठीक है। रिवर सिस्टम भी कह दिया जाता है। तो बाकी के 4 होप्सो आप लोग बनाए होंगे। आपको 14 पॉइंट्स दिए गए थे मेरे तरफ से, आपने एनालिसिस किया होगा तो 1-2 एक्स्ट्रा ही निकलेगा, उससे कम नहीं निकलेगा। और जितना ज्यादा से ज्यादा आप डायमेंशन को कवर करेंगे उतने अच्छे मार्क्स आप गेन करेंगे एज कंपेयर टू अदर्स, दूसरों के मुकाबले, ठीक है। क्योंकि यहां पर सबसे बड़ा कंपटीशन ये है कि आप अपने आंसर को कितना अच्छा लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग मेंस के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, ठीक है। अपना जो क्लासेस जो चल रही है ये अकॉर्डिंग टू द मेंस है। अब यहां पर 2 चीजों को रट लिए रहते हैं लोग कि सहायक नदियां कितनी है, कहां से निकलती, कितनी लंबाई है। एकदम एक्यूरेट डेटा लिख के आया हूं और उनको पता चलता है कि मार्क्स मिले नहीं, तो उनको लगता है यार मैं तो एकदम एक्यूरेट डेटा लिख के आया था। बट आपने सिर्फ एक ही डायमेंशंस को छुआ है, उसके ट्रिब्यूटरीज को, बाकी डायमेंशंस को नहीं छुआ है। या 2-4 ठो आपको याद आ जाता है, इसकी ये प्राचीन नाम है, ये इतनी लंबाई है, यहां से बहती है, रेखा बना लेती है, सीमा रेखा वगैरह। तो ऐसा नहीं करना है। आप जितने डायमेंशंस को छू करके जाएंगे उतने ज्यादा मार्क्स गेन करेंगे। आपका पॉइंट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, बटे हुए होते हैं कि कितने डायमेंशंस पे आप बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा आगे का जो पार्ट है, ठीक है। जो आपको होमवर्क दिया गया था, आप अगर अच्छे से बनाए होंगे तो वो बहुत ज्यादा मैच करेगा, नहीं तो फिर क्या होगा आप इसमें देखिए कि क्या कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को तो मिलेगा ही मेरे साथ, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना ड्रेनेज सिस्टम जो कि महानदी का हो चुका था। ये 5 हमने देखा था, छत्तीसगढ़ में 5 तरह की अपवाह प्रणाली ये पाई जाती है, ठीक है। महानदी ड्रेनेज सिस्टम, इसकी बात करें तो ये हमने लास्ट क्लास में देख चुके थे, ठीक है। काफी डिटेल में देखा था। इतने डायमेंशंस पे अगर आप लिखेंगे दूसरों से, मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे दूसरों के कंपैरिजन में, ठीक है। चलिए देखेंगे हम गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम को, सोनगंगा को, ब्राह्मणी को और नर्मदा को। ओवरव्यू लास्ट वीडियोस में आप लोगों को मिल चुका है। ये सबसे लार्जेस्ट है, ये सबसे स्मॉलेस्ट है। नर्मदा नदी जो अपवाह तंत्र है छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है, जबकि महानदी सबसे बड़ा है। आप यहां पे देख सकते हैं परसेंटेज में, है ना। आपका पर्टिकुलर एरिया जो है वो याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। आपको पता है कि 13, 51, 92, ठीक है। छत्तीसगढ़ का टोटल क्या है, स्क्वायर किलोमीटर जो पर्टिकुलर एरिया है, और इस एरिया से आप निकाल लीजिए, ठीक है। अप्रोक्सीमेट डेटा लगभग लिखेंगे, कहीं पे भी गवर्नमेंट का ही आंकड़े क्यों ना हो वो लगभग ही लिखता है। तो ये आप लोग ध्यान रखें, ये प्लस माइनस हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एकदम रट डालें उस चीज को, ऐसा नहीं करना है भाई। आप कॉमन सेंस लगाइए, अलग से याद करने के लिए जरूरत आपके नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए गोदावरी अपवाह तंत्र की ओर। गोदावरी अपवाह तंत्र याद रखिएगा, हम इंद्रावती अपवाह तंत्र नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि इंद्रावती प्रमुख नदी नहीं है, वो गोदावरी में जाकर के मिल जाती है। और जो अपवाह तंत्र का नाम है वो प्रमुख नदियों के नाम पर ही होते हैं, जो पूरा का पूरा समुद्र तक जाती है, याद रखना। बाकी सब उसकी सहायक नदियां हैं। तो गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम बात करें तो लगभग ये 30% मान लीजिए, 29 याद रख लीजिए, 28.6, क्योंकि 28.6 जब आप याद रखते हैं तो आता नहीं है, ठीक है। तो सॉरी, उसको आप लेकर के चलिए 55 से एक्स्ट्रा महानदी को, इसको लेकर के चलिए 30 याद रहेगा। अच्छा 30 तो नहीं था, 29 था यार। 29 भी नहीं लिखना है तो 28.6 ले लीजिए, और 29 भी लिखेंगे तो वो गलत नहीं होगा। मैं डायरेक्टली आपको बोल रहा हूं, ठीक है। ऐसा नहीं कि डेटा गवर्नमेंट के तो इतना फिक्स है उन्होंने नाप करके बनाया, आप लगभग सभी में लिखते हैं। गवर्नमेंट खुद अपने आंकड़ों को लगभग लिखती है, याद रखना। और अलग अलग डेटास पे गवर्नमेंट के चेंजेस आते हैं, मतलब ये डेटा के चेंजेस आते हैं, कहीं पे वेबसाइट में कुछ और दिया रहता है,
टूरिज्म बोर्ड में कहीं और दिया रहता है, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक्यूरेट कोई नापने नहीं जाता कि 1 लीटर दूध है तो 1 लीटर ही आना चाहिए, ठीक है। पर्टिकुलर एरियाज भी जो है एकदम फिक्स नहीं होते हैं। पर्वत पठार मैदान जो है, हिल्स है, प्लेट्यू है और प्लेन है, इसके भी एरिया डिफर करते हैं, क्योंकि कोई पिक पे जा करके नापने नहीं जाता है। सब सैटेलाइट व्यूज होते हैं जिसमें % ऑफ एरर्स होते ही हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम बात करें 28.6 या फिर 29%, अब 30 भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं है। इतना एरिया कवर करता है ये, हमारे छत्तीसगढ़ में दक्षिण की ओर करता है। हम पढ़ रहे हैं गोदावरी अपवाह तंत्र की ओर जा रहे हैं, मतलब गोदावरी अपवाह तंत्र की बात कर रहे हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, और क्योंकि इंद्रावती जो है उसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है, तो गोदावरी की तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन गोदावरी नदी हमारे छत्तीसगढ़ में तो नहीं बहती, तो इनकी ट्रिब्यूटरीज के माध्यम से, इनके सहायक नदियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ का जो पानी है, ठीक है, वो किस में चला जाता है, गोदावरी नदी में चला जाता है। इसलिए हमारे लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गोदावरी नदी के बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि गोदावरी नदी कहां से आती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई, नासिक में त्रयंबक नामक जगह है, ठीक है। नासिक में त्रयंबक, नासिक डिस्ट्रिक्ट है आपका, महाराष्ट्र का एक जिला है, वहां पे त्रयंबक नामक जगह है जहां पर 1067 मीटर ऊंचाई से, ठीक है, 1067 मीटर की ऊंचाई से यह नदी निकलती है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी की बात कर रहा हूं। आपको एक और डेटा दे देता हूं जो इसमें नहीं है। गोदावरी नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, याद रखना, गोदावरी नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर हम बात करें पेनिनसुलर रिवर की, 2 तरह की नदियां होती हैं, एक प्रायद्वीपीय नदियां और एक हिमालय से निकलने वाली नदियां। तो हिमालयन जो रिवर्स होती हैं वो 12 महीने उसमें पानी होते हैं, आपको पता ही है, क्योंकि हिमालय से नहीं निकल रही है। इसमें जो एनसीईआरटी का डेटा है 1400 किलोमीटर लेता है गोदावरी का, याद रखना। इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है, छत्तीसगढ़ वाला दक्षिण नहीं, पूरे दक्षिण भारत की गंगा बोला जाता है। किसको? गोदावरी नदी को। केजी बेसिन आप लोग पढ़ते हैं, कृष्णा गोदावरी बेसिन, इसीलिए इसको याद रखना, दक्षिण की गंगा भी कही जाती है। हालांकि ये सब नेशनल ज्योग्राफी में आप लोग पढ़ते हैं, फिर भी क्योंकि गोदावरी हम अपवाह तंत्र ही पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रमुख सहायक नदियां हैं हमारे छत्तीसगढ़ की, कौन कौन सी है तो ये आपको पता ही, इंद्रावती सबसे बड़ी सहायक नदी है छत्तीसगढ़ में, फिर सबरी भी है, चिंतावागु है, तालपेरू है, ठीक है, और बहुत सारा नारंगी और ये सब लिखते हैं, वो इंद्रावती की सहायक नदी है। कोटरी भी इंद्रावती की सहायक नदियां हैं, याद रखिएगा। तो यहां पर हम बात कर रहे थे कि गोदावरी नदी, ये आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, और भारत में पेनिनसुलर रिवर की अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय नदियों में, तो सबसे लंबी नदी है 1400 किलोमीटर के साथ में, ठीक है, याद रहेगा, होप सो। अब देखिए ये लिखा भी है, दिस रिवर इज नोन एज द गंगा ऑफ साउथ, ठीक है, तो गंगा ऑफ साउथ इसको बोला जाता है, और 4240 स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया कवर कर लेता है हमारे जो छत्तीसगढ़ वाला डिस्ट्रिक्ट है ना, उसमें बस्तर की ओर, ठीक है, इसको याद रखिएगा। जबकि राजनांदगांव में ये लगभग 2558 किलोमीटर। ये कैसे ले रहा है? तो भाई आपको पता है कुलझारी की पहाड़ियां है राजनांदगांव में, जहां से बाघ नदी निकलती है, और ये बाघ नदी भी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसी वजह से ये राजनांदगांव और बस्तर को, दोनों को मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना, हिंदी में भी मैंने लिख दिया है, सेम वही चीजें हैं जो मैं समझाया हूं, ठीक है। तो ये आपका राजनांदगांव का, और 4240 के आसपास आपका कहां पर? बस्तर वाले क्षेत्र में। तो ये आप लोगों को ओवरव्यू मिल गया होगा गोदावरी रिवर के बारे में। तो गोदावरी रिवर सिस्टम इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि वो प्रमुख नदी है जो कि आपका कहां पर? बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, सागर में जाती है, ठीक है। और यहां पर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो इंद्रावती इसकी प्रमुख रूप से सहायक नदी है। इसके अलावा सबरी नदी, जिसको कोलाब नदी के नाम से भी जाना जाता है, यह भी इसकी सहायक नदी है। चिंतावागु और तालपेरू भी डायरेक्टली आपका किसमें मिलती है? तो गोदावरी नदी में मिलती है। कहां पर मिलती है? तो इंद्रावती के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम बात करते हैं कि गोदावरी का थोड़ा एक बेसिक स्ट्रक्चर जो हम पॉइंट्स में देखे थे। ये सारे पॉइंट्स हर नदियों में नहीं मिलेंगे क्योंकि अब ये डेटा कम होते जाएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहते भी नहीं है तो उसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको मिलेगी भी नहीं, और छत्तीसगढ़ के लैंड से रिलेटेड नहीं है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं होगा। फिर भी गोदावरी के बारे में मैं बता देता हूं, इसका उद्गम कहां पे होगा, सॉरी गोदावरी बोलता हूं, इंद्रावती नदी के बारे में बात करते हैं क्योंकि गोदावरी का सब चीज हमने देख लिया। तो ये पॉइंट्स अब सारी चीजें किस पे फॉलो हो जाएंगे? कोई भी रिवर्स पे लगा दो, है ना, कुछ मिलेंगे कुछ नहीं मिलेंगे। तो अब हम इंद्रावती की बात करते हैं क्योंकि इंद्रावती ही लगभग 60 से 70 80 तक मान लीजिए 80% तक जल जो है गोदावरी में यही छोड़ती है, बाकी जो है छोटी छोटी नदियां हैं वो लोग छोड़ते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इंद्रावती की तो इसका उद्गम कहां है? कालाहांडी उड़ीसा से इसका उद्गम है, माउथ उसका ओरिजिन है। अगर हम माउथ की बात करें मोहाना में,
तो भोपालपट्टनम तहसील है, भोपालपट्टनम के पास आपका भद्रकाली नामक जगह है। यहां पर कॉन्फ्लुएंस है इंद्रावती और गोदावरी का, दैट मींस इनका संगम है। माने गोदावरी नदी अपना पानी कहां छोड़ती है, तो भद्रकाली के पास गोदावरी में छोड़ देती है, सॉरी इंद्रावती नदी जो है, ठीक है। ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मुहाना, ठीक है। ये आप लोग के लिए याद होना चाहिए। अब देखिए लेंथ की अगर हम बात करें तो 264 किलोमीटर लंबाई जो है इंद्रावती की छत्तीसगढ़ में है। लगभग 287 आसपास मिलता है, ये कुल लंबाई है जहां से कालाहंडी से निकलती है वो। लेकिन हम छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो 264 किलोमीटर के साथ, ठीक है, आपका इंद्रावती जो नदी है वो तीसरी सबसे लंबी नदी है, क्योंकि भाई शिवनाथ है, फिर महानदी है, और उसके बाद ये आपका इंद्रावती ही है, याद रखिएगा। इसी के नाम पर ही हमारा जो इंद्रावती नेशनल पार्क है, क्योंकि उसके बीचों बीच से गुजर जाती है, इसलिए इसी नदी के नाम पर ही रखा गया है। तो देखिए अब ये सब आप पॉइंट्स आपके पास हैं, तो आपको खुद ब खुद निकल के आएगा कि लेंथ कितना है, टोटल कितना है, छत्तीसगढ़ में कितना है। दो आपके पास डायमेंशंस मिलेंगे, ओल्ड नेम, एंशिएंट नेम, जैसे ही आपको पता चलेगा तो इसका भी नाम है, बिल्कुल है भाई, मंदाकिनी इसका नाम है, ठीक है। नीलोत्पला, चित्रोत्पला, कनक नंदिनी, महानंदा, ये सब हम लोग किसके देखे थे, महानदी के देखे थे। वैसे ही जो आपका इंद्रावती नदी है, इसका प्राचीन नाम जो है वो मंदाकिनी मिलता है। कब मिलता है, सतयुग में, तो ये द्वापर युग में। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस पे आप लोग ना फंसे, आप सिर्फ लिखिए कि इसका प्राचीन नाम ये मिलता है, ताकि आप वो गलत होने से बचे, ठीक है भाई। गलत डेटा देने से बेहतर है कि आप डेटा नहीं दें, ठीक है। क्या होता है कि वो फट से नजर में आ जाता है डेटा जो है, और आपका अगर सही नहीं है तो वो क्या करता है कि भाई वो अगर ऑथेंटिक नहीं है तो वो सामने वाले को आपको नंबर काटने के लिए मौका दे देता है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखें। अब देखिए फ्लो थ्रूज, माने कितने डिस्ट्रिक्ट से ये फ्लो करके जाती है। आप जनरली देखेंगे तो बस्तर और आपको दंतेवाड़ा बस दे देता है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि कैसे कैसे कितने जिलों को हम कवर करेंगे। बस्तर, दंतेवाड़ा ये तो रहेगा ही रहेगा, कोंडागांव भी, बीजापुर भी और नारायणपुर भी। समझिए कैसे भाई, अगर हम मैप की बात करें बस्तर में, ठीक है, तो मैं ये शॉर्ट मैप बना देता हूं आपके लिए समझने के लिए, ताकि समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये चूंकि नदी जो है बहुत सर्पिलाकार है, इस टाइप की जाती है, ठीक है, ये इस टाइप की जाती है, और यहां पर आके ये गोदावरी नदी जब यहां से आती है तो यहां पर भद्रकाली जो नामक जगह है, ठीक है, यहां पर मिल जाती है। ये इंद्रावती नदी जो सर्पिलाकार में बनाया हूं, ठीक है, तो यहां पे समझ लीजिए, है ना, कलर चेंज करने से अब फिर टाइम लगेगा। तो यहां पर अगर आप बात करेंगे तो कालाहांडी उड़ीसा से इंद्रावती रिवर जो है वो आती है। अब देखिए पूरा का पूरा कोंडागांव और बस्तर का वो सीमा तो नहीं बनाती, जाती यहां पे जगदलपुर इसके एकदम सेंटर पे ही बना हुआ है, माने सॉरी इसके बैंक में ही बसा हुआ है। कहां पर, एकदम इंद्रावती नदी के किनारे ही जगदलपुर बसा हुआ है। लेकिन कुछ हद तक ये ना आपका सीमा बना दी तो सीमा बना दी, ठीक है, इसलिए इसको याद रखना है। अब देखिए बीजापुर का जो मैप है, मैंने कहा भी था कि बीजापुर के मैप को जिसने समझ लिया वो पूरा बस्तर का मैप समझ जाएगा, और जिसको बीजापुर नहीं समझ में आया ना वो बस्तर समझ ही नहीं सकता, इतना भी याद रख लीजिए। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि बीजापुर का जो सीमा है, बाउंड्री है ना, वो अलग टाइप का ही है। ये कांकेर को छोड़कर बस्तर के सारे जिलों के साथ अपनी सीमा बनाती है। एक लाइन में अगर मैं समझाऊं आपको इजी रूप में, तो कांकेर को छोड़कर बस्तर में सारे जिलों के साथ अपना सीमा बनाती है कौन, बीजापुर, ठीक है। तो इसी में आपका चित्रकूट वाटरफॉल है, इसमें 7 धारा वाटरफॉल है जो जलप्रपात है। चित्रकूट वाटरफॉल को नियाग्रा ऑफ इंडिया बोला जाता है, दैट मींस वो भारत का नियाग्रा है, सबसे चौड़ा जलप्रपात है पूरे भारत में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का तो होगा ही भाई, तो इसीलिए इसको याद रखना है। ये कहां पे कर रहा है, ये आपका बस्तर वाला क्षेत्र किया, ये आपका कोंडागांव है, इसका प्रवाह क्षेत्र आ रहा है ना, ये बस्तर वाला है। ये दंतेवाड़ा तो आएगा ही आएगा, बीजापुर भी आएगा, और बीजापुर और नारायणपुर की भी सीमा बनाती है, इसलिए नारायणपुर, इसलिए मैंने ये सभी नाम को यहां पर लिखा हुआ है। अब देखिए हमने देखा था कि इसका स्लोप कैसे है, ज्यादातर नदियों के स्लोप किधर है, पूर्व की ओर है, कुछ उत्तर की ओर है। लेकिन यहां पर अगर हम इंद्रावती की बात करें तो इंद्रावती नदी का जो ढाल है वह पश्चिम की ओर है, पूर्व से पश्चिम की ओर, इसको याद रखें, ठीक है। अभी मैप में और देखेंगे। अगर मैं बात करूं ये कितने जिलों की बाउंड्री क्रिएट करती है, देखिए कितने अलग अलग डायमेंशंस पे हम बात कर रहे हैं। क्या इतने डायमेंशंस पे किसी और बुक में मिलेगा या किसी और जगह पर आपको मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपको अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो इन सब चीजों को फॉलो करो, जितने आप डायमेंशंस पे बात करेंगे उतने मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। हालांकि आपके पास वर्ड लिमिट कम होते हैं, उसके कारण क्या होता है कि आपको कम से कम जगह पर ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लिखने की प्रैक्टिस करनी होती है, इसी में ही टाइम लगता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर 30 वर्ड्स वाले को जब आप लिखना चालू करेंगे, ठीक है, तो आप अच्छा आंसर जब तब लिख पाएंगे जब एक ही क्वेश्चन को कम से कम 10 बार लिखेंगे।
ठीक है, एक बार दो बार में वो चीजें नहीं आती है। ठीक है, आप कितना भी प्रैक्टिस कर ले, आपको लग रहा होगा कि मैं पढ़ लिया और लिख लूंगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। आपकी मेंस के लिए लिखने की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एक बार होगा, आपको खुद लगेगा यार ये चीज तो मैंने ऐड नहीं कर पाया, या ये चीज जबरदस्ती ऐड कर रहा हूं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट शुड बी कम फर्स्ट। दैट मीन्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको प्रायोरिटी दीजिए, आप उसको पहले लिखिए। ठीक है, तो उन सब चीजों से आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, और जो लेस इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता, उसको पीछे छोड़िए, क्योंकि सारे के सारे फैक्ट्स को आप नहीं डाल पाएंगे, लेकिन आपके पास एक्स्ट्रा फैक्ट्स होने चाहिए ताकि आपके हाथ या कलम नहीं रुकने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपके कंटिन्यूएशन में चलना है, 3 घंटे लगातार लिखेंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तब जाकर के आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड हो पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इस चीजों को जरूर ध्यान देना है कि बिल्कुल भी नहीं रुकना है, और ऊपर से आपको स्कोर करते हुए भी चलना है। अगर आप छत्तीसगढ़ के बारे में जितना ज्यादा पढ़ते हैं, उतनी आपके स्कोरिंग की पॉइंट जो है वो ज्यादा होगी। ठीक है, इसमें काफी कम मार्क्स मिलते हैं, लेकिन है ना लोगों को, क्योंकि बस वही चीजों को रटे रहते हैं। ये मेरा खुद का एनालिसिस है, आपको इस टाइप से एनालिसिस किसी भी नोट्स और कॉपी में नहीं मिलेंगे। जो प्रीवियस स्टूडेंट हैं उन लोगों को जरूर मिलेगा, क्योंकि मैंने उस तरीके से पढ़ाया है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बाउंड्री किनके किनके बीच में क्रिएट कर रही है। देखिए, थोड़ा सा भी क्रिएट किया तो करेगा ही, कोंडागांव और बस्तर के बीच में बाउंड्री क्रिएट करती है। दैट मींस आप मैप देखोगे ना, तो कोंडागांव का नीचे और बस्तर गई है, और नदी इस तरीके से जाती है, लेकिन वो सर्पिलाकार है, थोड़ा सा भी छू लिया तो ये बाउंड्री बना लेती है, याद रखना। ठीक है, इसीलिए मैंने ये पॉइंट दिया हुआ है, आप जरूर लिखें इसको। कोंडागांव, बस्तर और दंतेवाड़ा और बीजापुर, इसी के बीच में ही सातधारा आपका जलप्रपात है, वाटरफॉल है। सातधारा बोलिए या सप्तधारा बोलिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बट सात देवधारा बोलने से देव जो जुड़ जाता है ना, ये बलमदही नदी पर महासमुंद में पड़ता है, बार नयापारा क्षेत्र में। ठीक है, तो सात देवधारा जो वाटरफॉल है वो कहां है, तो बलमदही नदी पर है, महासमुंद में। लेकिन ये सात धारा बोलिए, ये सप्त धारा बोलिए, सप्त जो है संस्कृत वर्ड है, तत्सम वर्ड है किसका, सात का, तो सप्त धारा भी इसी को ही कहा जाता है, इसको याद रखें। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं फिर से बात करूं कि ये संगम इनका कहां पर है, तो मैं बता चुका हूं, हालांकि भद्रकाली नामक जगह है। ठीक है, यहां पर इसका संगम है इंद्रावती का गोदावरी के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सिटीज ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंद्रावती, इसकी बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से शहर जो हैं बसे हुए हैं। अब आप खुद देख के चलिए ना, ये आपको कितना हेल्प कर रहे हैं कि आपको जो अलग से लिखने के लिए, दैट मींस आप कैसे लिख सकते हैं आंसर, क्या क्या लिख सकते हैं, ये पॉइंट्स ही हेल्प करेंगे। ये एक यूनिवर्सल पॉइंट जैसा हो गया जो सभी रिवर्स पे फिट हो जाएगा। भाई जो पॉइंट नहीं होगा उसमें नहीं होगा। ठीक है, किसी में सिटीज नहीं है, किसी में वाटरफॉल नहीं है, जैसे महानदी में देखे थे वो प्लेन एरियाज में था तो उसमें वाटरफॉल नहीं है। अगर होगा तो बाहर जाके, अगर होगा उड़ीसा वगैरह में कहीं से टकरा के बन गया तो वो हमारा दिक्कत नहीं, हमको तो छत्तीसगढ़ के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सिटीज ऑफ द बैंक की बात करें तो तट पर बसे शहर जो है वो जगदलपुर है, एकदम नदी के किनारे ही बसा हुआ है। भाई बारसूर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने काकतीय वंश की राजधानी रही है आपका बारसूर, पहले मधोनता थी, फिर बारसूर रही है, फिर जगदलपुर भी बनी, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। गिदम, गिदम देखिए, ये नदी अगर है तो इधर बारसूर है। ठीक है, बारसूर आपका पड़ रहा है तो इस साइड आपका गिदम पड़ता है, नदी के किनारे ही है दोनों। ठीक है, गिदम भी है। भोपालपट्टनम, भोपालपट्टनम भी आपके नदी के किनारे है। भोपालपट्टनम का विद्रोह जो हुआ था, आदिवासी लोग, ठीक है, वो एक अंग्रेज जो आ रहा था, यूरोपियन ट्रैवलर, उसको आने ही नहीं दिए। तो कहां पर आने नहीं दिए, इंद्रावती नदी को पार करके ही आने नहीं दिए, तो इंद्रावती की नदी के किनारे ही है। ठीक है, आप देख सकते हैं तहसील भी है, और भद्रकाली चूंकि यहाँ पे मिंगल है, दोनों का संगम हो रहा है, तो ये तो किनारे रहेगा ही। तो इन सब चीजों को मेंशन करें, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके आप बहुत अच्छा मार्क्स दूसरों से ज्यादा गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अकॉर्डिंग टू मेंस देख रहे हैं। अब यहाँ पर वर्ड लिमिट होता है तो आपको बहुत ज्यादा डेटा की ओर नहीं भागना है, मैं बता चुका हूं। प्रीलिम्स की स्टडी जो है वो हॉरिजॉन्टल होती है, दैट मींस आपको बहुत ज्यादा पढ़ने होते हैं, बहुत सारे डायमेंशंस को देखने पड़ते हैं, और वहां पर ऑप्शंस भी होते हैं कि अगर आप भूल भी जाते हैं तो वहां पर आपको ऑप्शंस रहते हैं तो याद आ जाते हैं। लेकिन मेंस में आपको वर्टिकल स्टडी करनी होती है, डीप में स्टडी करोगे तब जाकर के आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, पूरा एनालिसिस करने पड़ते हैं, तब जाकर के आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और वो पॉइंट्स जो है ना दूसरे आंसर्स पे भी काम आते हैं। ठीक है, देखा जाए तो 10th लेवल ही है, लेकिन आपका पूरा गागर में सागर जो लाने वाली बात होती है, वो जब तक आता नहीं है तब तक अच्छे मार्क्स गेन नहीं हो सकते। आप चाहें तो टॉपर्स वगैरह की कॉपी देख सकते हैं, वो कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं। हम खुद एनालिसिस करते हैं कि भाई इसको मार्क्स क्यों ज्यादा मिला, किसी में कम मिला तो क्यों मिला, अगर इसमें ये लिखा होता तो ये अच्छा मिल सकता था। ये सब हम एनालिसिस करते हैं, बिल्कुल उनके कॉपी से आरटीआई के थ्रू आप भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तट पर बसे, आपने क्या देख लिया, सिटीज। अब देखते हैं टेंपल ऑन द बैंक। ठीक है, तट पर बसे नगर, ये नगर नहीं है, ये आपका मंदिर। ठीक है, ये गलती से नगर हो गया है।
तट पर बसे मंदिर। तो ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से ऐसे मंदिर हैं जो इसी के तट पर बसे हुए हैं, ठीक है, कौन से मंदिर आपके इंद्रावती नदी के किनारे। तो यहां पे आप देखेंगे जो जगदलपुर है, ठीक है, जगदलपुर में आपका देख सकते हैं, जगदलपुर में कहने का मतलब बस्तर में आपको नहीं मिलेगा, मेनली आपको मिलेगा कहां पर, दंतेवाड़ा में। तो दंतेवाड़े में बारसूर, अब बारसूर में क्या है भाई, तो बारसूर में आपका मामा भांजा मंदिर है, ठीक है, मामा भांजा मंदिर है, गणेश की जो प्रतिमा वाली है, ये सब मंदिर जो है इसके किनारे आएंगे। बारसूर के गिदम वाला जो है वो भी आएगा, ठीक है, गिदम में और बारसूर, ठीक है। और क्या ले सकते हैं यहां पर, तो भद्रकाली भी है, तो यहां पर ध्यान देंगे। बारसूर में आप ले सकते हैं मामा भांजा टेम्पल वगैरह, बत्तीसा मंदिर वगैरह ज्यादा किनारे ही है, हम उसके एकदम नदी के किनारे ऐसा देख रहे हैं, फिर भी आप राजीव लोचन टेम्पल को देखेंगे, ये सब चीजों को देखेंगे तो किनारे ही उसको माना जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप ये भी याद रखना कि बारसूर आपको शहर याद है, तो उसमें जो जो टेम्पल्स हैं वो कहां आएंगे, नदी के किनारे ही आएंगे। दूसरी चीज है आपका भद्रकाली, क्योंकि वो माता काली का टेम्पल है और वो भी नदी के किनारे ही है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। नारायणपाल का मंदिर भी यहां से ज्यादा दूर नहीं है, तो आप उसको भी ले सकते हैं। नारायणपाल का मंदिर ये भी नदी के किनारे ही माना जाएगा, तो आप चाहें तो एक्स्ट्रा लिख सकते हैं, वो ज्यादा दूर नहीं है, नदी के किनारे मतलब एकदम से नदी के किनारे ही होना है ना, वो नहीं होगा, क्योंकि हम मानते हैं ना कि रायपुर खारून नदी के किनारे बसा है, तो क्या बस वो जो एकदम किनारे बस वही रायपुर है क्या, वो फैला हुआ भी रहता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, तट पर बसे मंदिर। उसके बाद बांध या अन्य परियोजना, ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो इंद्रावती नदी पर, ठीक है, इंद्रावती नदी पर आपका एक डैम है जहां पर आपका 500 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो क्या बोलते हैं प्रस्तावित है, जो बन रहा है अभी, बार बार न्यूज में आते ही रहता है, आप लोग को पता ही होगा, है ना। बार बार इसमें कंफ्यूजन भी था कि दंतेवाड़ा में है या बीजापुर में है, कहां लेते हैं, इसका भी मैं रीजन बता दूंगा आपको कि क्यों इसको लिया जाता है। यहां पर अगर हम बात करें डैम या प्रोजेक्ट की, तो एक अच्छा प्रोजेक्ट है इंद्रावती नाले पर ही, है ना, मैं लिखना भूल गया इस पे। अगर मैं बात करूं वाटरफॉल की, तो वाटरफॉल जो है 2 ठोक वाटरफॉल आपको याद रखना है, सातधारा या सप्तधारा, इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा क्या है भाई, चित्रकोट वाटरफॉल भी तो इसी में है, ठीक है, चित्रकोट जो जलप्रपात है भारत का नियाग्रा, वो इंद्रावती नदी पर ही पड़ती है, जबकि सातधारा जो वाटरफॉल है वो भी इसी इंद्रावती नदी पर ही पड़ती है। ये दंतेवाड़ा और बीजापुर की बाउंड्री में पड़ती है, लेकिन आप अगर डायरेक्टली पूछा जाए तो आप दंतेवाड़ा ही लें, ठीक है, क्योंकि दंतेवाड़ा ये गवर्नमेंट जो है डेटा में दे करके रखा है। अगर आप देखेंगे तो पीएससी इसको एक बार आंसर दंतेवाड़ा ले चुका है, जबकि व्यापम इसको बीजापुर ले चुका है, क्योंकि उसके मैप में होता क्या है, 7 अलग अलग धाराओं में बढ़ती है। और मैंने हमेशा कहा है कि नदियां जो हैं 2 जिलों की सीमा बनाती है अक्सर, तो भाई 2 इधर आ रहा है और 2 इधर आ रहा है, तो उनको लगता है कि इधर है, इनको लगता है कि इधर है, हालांकि वो दोनों गलत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए, लेकिन अगर आपको लगे कि बाउंड्री पे है, फिर भी आपको लगे कि भाई एक लेना है, अगर लेना पड़ जाए या तो दंतेवाड़ा या फिर बीजापुर, तो आप क्या लिखें, दंतेवाड़ा को लिखें। लेकिन आप मेंस के आंसर में दोनों को बहुत क्लियरली लिख सकते हैं कि भाई ये जो है दंतेवाड़ा और बीजापुर दोनों के सीमा पर पड़ती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे, बात करेंगे, तो बीजापुर इस टाइप से फैला हुआ है, ये बीजापुर की सीमा हो जाती है और ये आपका क्या होता है, दंतेवाड़ा होता है। अब यहां से नदियां जा रही है, इसके ऊपर जाओगे तो नारायणपुर है, इसके ऊपर नारायणपुर है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहां पर नदियां जो है अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है, तो इधर दंतेवाड़ा से जब जाओगे तो आपको पास पड़ता है, तो आपको क्या लगता है कि वो कहां पर है, दंतेवाड़ा में है, लेकिन है कहां पर, बीजापुर और उसके बीच में है, एकदम बाउंड्री पे है। तो ये मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं, आप उसको अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक डिस्ट्रिक्ट चुनना पड़े तो आप दंतेवाड़ा लीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम पार्ट दंतेवाड़ा से ही है, सुटेबल भी है वहां से। चलिए अब देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंट जो है ट्रिब्यूटरीज, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें, जो सहायक नदियां हैं प्रमुख, उसमें देख लेते हैं हम लोग, नारंगी है, निबरा है, गुडरा है, बोर्डिंग है, कोटरी और डंकनी संकनी भी इसकी प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए इसको हम मैप में भी देख सकते हैं, ठीक है, स्पेशलिटीज को चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा, है ना। यहां पर जगह नहीं है, चलिए मैं यहां पे बता देता हूं एक ओवरव्यू पिछले जो नदी है उसका। अगर मैं इंद्रावती नदी को ऐसा ड्रॉ करूं, ठीक है, तो ये इस टाइप से ड्रॉ होगा और यहां से ये आ जाएगी गोदावरी नदी के रूप में, ठीक है, ये गोदावरी रिवर और ये आपका इंद्रावती रिवर, ठीक है, उड़ीसा से आती है ये कालाहांडी से। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इधर कोंडा गांव से नारंगी नदी आती है, नारंगी रिवर, ठीक है, फिर आपका निबरा है, गुडरा है, ठीक है, और एक नदी बोर्डिंग भी यहीं पर आती है, बोर्डिंग, ठीक है, बोर्डिंग रिवर,
ठीक है। यहाँ पे एक डंकनी और संकनी नदी भी आती है, डंकनी और संकनी, जहां पर दंतेवाड़ा बसा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर गीदम है आपका, तो दंतेवाड़ा डंकनी और संकनी नदी के बीच में बसा हुआ है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सब हो गए, और डायरेक्टली फिर इधर आओगे तो ये चिंतावागु और तालपेरू दो नदियां हैं, चिंतावागु और, ठीक है, चिंतावागु और तालपेरू नदियां हैं। फिर आगे जाओगे तो यहाँ बस्तर वाले क्षेत्र से एक सबरी नदी आती है, ये जा करके कहां पर, तो ये कुनावरम, कुनावरम जो जगह है ना, हम लोग पढ़ते हैं कि भाई यहाँ सुकमा में कोंटा एक जगह है, कोंटा, कोंटा से कुनावरम तक सबरी नदी में, सबरी या फिर कोलाब, ठीक है, सबरी या फिर इसी को क्या नाम से जाना जाता है, कोलाब के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कुनावरम में जाकर के किससे मिल जाती है, गोदावरी से मिल जाती है, तो सबरी भी सहायक नदी है किसकी, डायरेक्ट गोदावरी की। यहाँ पे अगर हम बात करें राजनांदगांव से एक आती कोटरी रिवर, तो कोटरी रिवर कहाँ पे मिल जाती है भाई, कोटरी सीधा सीधा आपके इंद्रावती में मिल जाती है। तो ये आपके प्रमुख इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज हो गई, सहायक नदी हो गई। नारंगी है, बोर्डरी है, ठीक है, नारंगी, फिर बोर्डिंग, फिर निबरा, गुडरा, डंकनी, संकनी, फिर कोटरी, कोटरी इसको परलकोट रिवर भी जानते हैं के नाम से, इसी के किनारे में ही बसा हुआ है परलकोट शहर, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां पे परलकोट का रिवोल्ट हुआ, ठीक है, गैन सिंह वाला, तो ये भी आपको पता है। फिर चिंतावागु और तालपेरू, ये डायरेक्ट किसकी ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। इंद्रावती में आपको इतना याद रखने हैं, ठीक है। अब इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सहायक नदी के बारे में बात करोगे सिर्फ एक ही डायमेंशन है, ठीक है। अगर मैं फिर से बात करूं कि भाई इसमें क्या चीज आपको देखना है, ठीक है, तो यहां पर जो स्पेशलिटीज है ये आप पॉइंट ना जरूर डाल करके रखें, आप अपने मेंस में जरूर ये पॉइंट्स डाल करके रखें। आपको कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स याद आता है तो आप यहां पर उसको लिख सकते हैं, जैसे कि इस इंद्रावती को हम बस्तर की गंगा बोलते हैं, बस्तर की जीवन रेखा बोलते हैं, ठीक है। इसकी और कुछ खासियत आपको नजर आती है तो आप वहां पर मेंशन कर सकते हैं, जिससे कि आपके आंसर्स जो है और बेहतर होंगे, ठीक है। तो होप से ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको रिवर सिस्टम में किसका, गोदावरी का। तो वैसे ही हम आगे देखते हैं, हम जितने हैं बहुत छोटे छोटे हैं तो उसका इंपॉर्टेंस जो है वो कम हो जाएगा, हमको पूरे 14 पॉइंट्स मिलते भी नहीं है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं सोन गंगा ड्रेनेज सिस्टम या फिर गंगा ड्रेनेज सिस्टम। ये सोन तो हम अपने पढ़ने के लिए बनाए हुए हैं, एक्चुअली में गंगा ड्रेनेज सिस्टम है, गंगा नदी अपवाह तंत्र ही है, ठीक है। क्योंकि सोन नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, बड़ी सहायक नदियों में से एक है, और हमारे छत्तीसगढ़ की जितनी भी नदियां हैं वो जाकर के सोन नदी में मिलती है। कोई भी नदी छत्तीसगढ़ से बह के जाने वाली कोई भी नदी डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलती है, याद रखना, ठीक है। वो किस में मिलती है, वो सोन नदी में ही मिलती है। तो सोन गंगा अपवाह तंत्र ये 13.6 लगभग 14%, ठीक है, आपका एरिया जो है वो कवर करता है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इतना जल ग्रहण क्षेत्र में वो जल को लेकर के चली जाती है। तो ये हम इसके बारे में देखते हैं। तो सोन गंगा के बारे में देख लेते हैं। तो गंगा के बारे में आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ये तो आप जो भारतीय भूगोल है उसमें पढ़ते हैं, नेशनल ज्योग्राफी के पार्ट में, ठीक है। इंडिया की सबसे बड़ी नदी है, कितनी पवित्र नदी है, सब आप लोग जानते हैं, इसका संगम कहाँ है, उद्गम कहाँ है, गंगोत्री वगैरह सब आपको पता है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें क्योंकि सारी नदियां सोन नदी में मिल जाती है, इसलिए सोन नदी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, और सोन नदी के साथ साथ हम इसकी जो सहायक नदी है उसको देखेंगे। तो सोन नदी की अगर हम बात करें, ठीक है, इसमें मैंने दोनों लिख दिया है आपके हिंदी और इंग्लिश में, ताकि वो चीजें आपके लिए ईजी हो जाए, ठीक है। देखिए सोन नदी और नर्मदा नदी दोनों का उद्गम कहां से होता है भाई, तो दोनों का उद्गम जो है वो अमरकंटक से होता है। अमरकंटक में अगर आप 3D में इमेजिन करते हैं तो ये ऐसा जैसे पहाड़ी है, तो इस साइड से जाकर के वो कहां पश्चिम की ओर जा रही है नर्मदा, और उसके उत्तर की ओर जो जा रही है, क्योंकि वो तो ढाल तो चारों तरफ है, चारों तरफ ये पीक पॉइंट है, वहां से क्या है चारों तरफ है, तो इसीलिए यहां से अगर एक तरफ नर्मदा जा रही है पश्चिम की ओर, तो उत्तर की ओर सोन नदी जो है वो प्रवाहित होती है। दोनों के दोनों अमरकंटक से ही निकलते हैं। तो सोन नदी राज्य में इसकी मुख्य नदी है अगर मैं बात करूं तो, ठीक है। ये हालांकि छत्तीसगढ़ में नहीं बहती है, या एक बात बता देता हूं कि सोन नदी छत्तीसगढ़ में नहीं बहती, इसकी बाउंड्री में भी नहीं आती है, याद रखना, अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश से ही होकर के जा रही है, मध्य प्रदेश में निकल रही है, उसके बाद उत्तर प्रदेश जाती है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में, ठीक है, पटना के पास यह किस में मिल जाती है, आपका गंगा नदी में मिल जाती है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो आपका उद्गम है वो कहां पर है, उद्गम है आपका अमरकंटक में, जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बाउंड्री है भाई, ठीक है।
कहां पे मिल रही है, इसका मुहाना कहां पर है, तो पटना के पास गंगा नदी में डायरेक्ट मिल जाती है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हमको इसके बारे में पढ़ना है। कन्हार है, रिहंद है, नेयूर है, ठीक है, सब गवर्नमेंट के डेटास हैं। गोपद, बनास और बिजल, गोपद, बनास और बिजल। कई लोग मानते हैं कि जो बनास नदी है वो गोपद में मिल जाती है, गोपद नदी जो है बनास में मिल जाती है, इसलिए दोनों को एक भी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये इनकी सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। चलिए इसके बारे में आगे देख लेते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो इसमें ज्यादा कुछ पॉइंट्स आपके मिलेंगे नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि सोन नदी छत्तीसगढ़ में बहती ही नहीं है, ना ही गंगा नदी बहती है। तो हम थोड़े थोड़े बात करेंगे, और वैसे भी इन सब ड्रेनेज सिस्टम को पूछा गया, मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी डाले हैं आपके लिए, ताकि वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाए, और मैं आपको और क्वेश्चन बता दूंगा जिससे आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो सोन नदी के उद्गम के बारे में, तो ये अमरकंटक है, मुहाना पटना बिहार में, लेंथ कितनी है तो 784 किलोमीटर है, ठीक है। किसकी लेंथ है? ये सोन नदी की लेंथ है, ठीक है। इसका प्राचीन नाम तो सुवर्णा नदी, ये हमारे ही छत्तीसगढ़ के कुछ कुछ उसमें मिले हुए हैं, ठीक है, आरंग के ताम्रपत्र से मिला हुआ है। तो ये आप लोग बता सकते हैं। प्रवाह जिले की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में प्रवाहित नहीं होती, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ढाल कहां है? तो पूर्व से उत्तर की ओर, तो भाई पूर्व से आई माने पूर्व की ओर आ रही है, फिर उत्तर की ओर जा रही है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्रिएट बाउंड्रीज, तो ये सब पॉइंट काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि छत्तीसगढ़ में ये बहती ही नहीं है, और अगर बाहर है तो हमको इससे मतलब नहीं है। फिर आगे बात करें तो ये सबको मैंने रेड लाइन में इसलिए कर दिया क्योंकि ये सारे पॉइंट्स अब काम नहीं आएंगे। वो इसलिए काम नहीं आएंगे क्योंकि ये नदी जो है हमारे छत्तीसगढ़ में बहती नहीं है, तो भाई उसके तट पर शहर से हमको क्या करना है, ठीक है। इस पे नगर से क्या करना है, ये नगर जो है ना, ये सब मंदिर है जो गलती से नगर हो गया है, ठीक है, मंदिर, ठीक है। बांध ये प्रोजेक्ट है तो भी हमसे नहीं पूछा जाएगा, छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से वाटरफॉल यहाँ बनाएगी ही नहीं, ठीक है। तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपके पास जितना इंफॉर्मेशन है उतनी काफी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें तो ये अब देखिए, मैं आपको कुछ उसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में फिर भी बता देता हूं, ठीक है। हालांकि आप प्रीलिम्स में पढ़े ही हैं, फिर भी इन सब चीजों को जानना आपके लिए जरूरी है, वो रिवाइज हो जाएगा। कन्हार है, ठीक है, कन्हार है, रिहंद है, गोपद, बनास और नेऊर, ये इसकी सहायक नदियां हैं, जिसमें से कन्हार और रिहंद नदी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। रिहंद नदी के बारे में आप जानते ही हैं। रिहंद नदी जो है वो आपका जो सरगुजा मैनपाट वाला क्षेत्र है और कोरबा दोनों के बीच छुरी मतिरिंगा नामक जगह से ये निकलती है। कौन से? रिहंद नदी। और यह उत्तर की ओर बहते हुए, ठीक है, आपका सूरजपुर होते हुए फिर कहां चली जाती है? बलरामपुर को भी क्रॉस करते ही उत्तर प्रदेश में चली जाती है, और उत्तर प्रदेश में ही इसी के रिहंद नदी पर ही आपका क्या, गोविंद वल्लभ पंत सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से बहुत बड़ा डैम बना है। इसको भारत में मानव निर्मित सबसे बड़ा झील माना जा रहा है। झील ना याद रखना, सबसे बड़ा डैम तो आपका हीराकुंड वाला ही है, महानदी वाला, ठीक है। इसको मैन मेड आपका लैक माना जा रहा है, सबसे बड़ा रिहंद वाले को, ठीक है। इसको याद रखना, गोविंद वल्लभ पंत सागर नाम से है, रिहंद नदी पर ही है। तो ये आपको समझ में आ गया। ये अच्छी खासी काफी बड़ी ट्रिब्यूटरी है किसकी? आपकी सोन नदी की। दूसरी अगर हम बात करें कन्हार नदी की, तो कन्हार नदी जो है जसपुर पार्ट में, ठीक है, जसपुर पार्ट मतलब जसपुर वाले जिले में पंडरा पार्ट से मेनली निकलती है, और यह, ठीक है, झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा बनाते हुए, ठीक है, आपका जसपुर से फिर आपका बलरामपुर से जाते हुए आपका फिर ये भी सोन नदी में मिल जाती है। कोठली जलप्रपात बनाती है, भाई ये इंपॉर्टेंट है, तो वाटरफॉल को आप डाल सकते हैं। जबकि रिहंद नदी रक्सगंडा वाटरफॉल बनाती है, ठीक है, रक्सगंडा रिहंद बनाती है, और आपका कोठली वाला जो है कौन बनाता है? कन्हार नदी बनाती है। तो आर से रिहंद है, और के से कोठली और कन्हार, और आर से रक्सगंडा, तो ऐसा आप लोग लिंक कर सकते हैं। जबकि गोपद और बनास नेऊर जो है वो काफी छोटी नदियां हैं, ठीक है। तो गोपद नदी जो है वो आपका कोरिया जिले से ही होकर के जाती है, और बनास जो उसी में मिल जाती है। जबकि नेऊर नदी भी छोटी नदियां हैं, इनका उद्गम जो है सूरजपुर और कोरिया जिले से ही मेनली होता है। तो सूरजपुर साइड से वहां से वो सोन नदी में चली जाती है। तो ये आपके लिए उसके काफी होंगे इतने पॉइंट्स जो हैं, किसके लिए? आपके सोन गंगा ड्रेनेज सिस्टम के लिए। बाकी चीजें उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं बहती, ठीक है। अब ब्राह्मणी नदी की बात करें तो इसका वेटेज तो और कम हो जाता है, सिर्फ 1.5% के आसपास का ये एरिया कवर करता है हमारे छत्तीसगढ़ में। हालांकि ये भी छत्तीसगढ़ में बहती ही नहीं है, ठीक है। इसकी एक सहायक नदी है कोयल नदी, कोयल है ना। चलिए मैं लिखा भी हूं, उसको मैं आपको बता देता हूं, ठीक है।
देखिए छत्तीसगढ़ में कुल अपवाह क्षेत्र इसका कितना है 1.5 आप लेकर के चले 1.5% के आसपास इसका प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है, क्योंकि जसपुर जिला बहुत ज्यादा बारिश जो है वो प्राप्त करती है, वहां पर रेनफॉल काफी ज्यादा होता है। डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जसपुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो रेनफॉल सबसे ज्यादा गेन करता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रिक्ट, याद रखिएगा। इसमें अगर मैं बात करूं तो उससे एक शंख नदी है, जैसे अगर जसपुर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये ऐसा निकला हुआ पार्ट जो है जसपुर में, तो ये इस टाइप से आपकी शंख नदी जो है वो बहती है। इधर झारखंड है आपका, इधर भी झारखंड वाला एरिया है, तो शंख नदी ये जसपुर वाले क्षेत्र से गुजरती है और जसपुर में ज्यादा रेनफॉल होता है, इसलिए वो 1.5% के आसपास ये कवर कर ले रही है। नर्मदा नदी सबसे छोटी थी जब 4 भी पढ़ते थे, क्योंकि 17 इकोनॉमिक सर्वे से लगभग ये 5 जो है अपवाह तंत्र वो खुद गवर्नमेंट के डेटा में ये शामिल हो चुका है। तो इसीलिए क्योंकि जसपुर जो है वाटरफॉल जो है वाटर जो है ज्यादा गेन करता है, इसीलिए वो ज्यादातर हिस्सा आपका लेकर के चली जाती है। तो ये जो है एक सहायक नदी है कोयल नदी की। ठीक है, कोयल नदी, तो कोयल नदी की सहायक नदी है शंख, और शंख नदी छत्तीसगढ़ से होकर के जाती है, मतलब जसपुर से होकर के जाती है, तो यहां से पानी लेकर के जाएगी छत्तीसगढ़ वाले हिस्से का। ठीक है, इसीलिए वो लगभग 1.5% आपका एरिया कवर कर ले रहे हैं। कौन सी? शंख नदी। और शंख नदी कोयल नदी में मिल जाती है, और कोयल नदी के माध्यम से किसमें? ब्राह्मणी नदी में मिल जाती है। महानदी से साउथ में इसका भी, महानदी से जस्ट नॉर्थ में है ना, महानदी जो बे ऑफ बंगाल में मिलती है उससे पहले आपका ब्राह्मणी नदी भी मिलती है, तो ये प्रमुख नदी है उस अपवाह तंत्र की। तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में नहीं बहती। ये देखो शंख नदी मैंने लिखा ही है जसपुर छत्तीसगढ़ में, जबकि कोयल नदी आपका झारखंड में, तो इससे मतलब तो नहीं है, फिर भी आपको जानना चाहिए क्योंकि शंख नदी इसी कोयल नदी में मिलती है, जिसके माध्यम से वो किस में मिल जाती है? ब्राह्मणी नदी में। और ये चौथी सबसे बड़ी अपवाह तंत्र है, ये चौथी बड़ी अपवाह तंत्र है, ऐसा आप याद रखें। ठीक है, लास्ट में अगर हम बात करें तो नर्मदा अपवाह तंत्र जो कि सिर्फ 0.5% 0.55% जो है वो अपना एरिया कवर करती है, जिसमें मेनली बंजर नामक रिवर है। ठीक है, बंजर और ताड़ा हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ताड़ा नदी के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं मिलती है। इसको मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये आपको मिल भी जाएंगे एज फॉर नोट्स की, भाई आप लोगों को अगर लगता है तो ये बिल्कुल आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, द रिवर बंजर, ठीक है, एंड ताड़ा आर इट्स ट्रिब्यूटरीज, दैट मींस ये इसकी सहायक नदी है, किसकी? आपकी नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी, ठीक है, 0.5% के साथ साथ आपका छत्तीसगढ़ में अपवाह प्रणाली में सबसे छोटी अपवाह प्रणाली है। ठीक है, जिसमें प्रमुख रूप से बंजर नदी जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है, ये उसकी सहायक नदी है। मैकाल रेंज से दोनों नदियां निकलती हैं, बंजर नदी भी और ताड़ा नदी भी। ठीक है, तो कहीं कहीं पर तांडा और कहीं पर ताड़ा लिखा रहता है, दोनों एक ही है। अगर मैं बात करूं बंजर नदी की, तो इसका उद्गम जो है कवर्धा से ही होता है, मैकाल रेंज से, और जाकर के मिल जाती है, क्योंकि मैकाल रेंज, ठीक है, ये मैकाल रेंज की अगर मैं बात करूं इस टाइप से, तो ये इस और आपका अमरकंटक से नर्मदा नदी किधर? पश्चिम की ओर जाती है भाई। अब यहां से कंवर्धा वाले क्षेत्र से आकर के इसमें मिल जाती है। ठीक है, कंवर्धा और राजनांदगांव क्षेत्र से, तो कंवर्धा वाले क्षेत्र से बंजर नदी और ताड़ा नदी जो है वो राजनांदगांव वाले क्षेत्र से, ऐसा माना जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैकाल रेंज को इसलिए याद रखना है, मैकाल रेंज नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम और महानदी ड्रेनेज सिस्टम की विभाजक है। ठीक है, ठीक है, इट डिवाइड्स द नर्मदा एंड महानदी ड्रेनेज सिस्टम। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेंगी आंसर राइटिंग में। ये सब फैक्ट डालेंगे, आपको मार्क्स जो है वो ज्यादा डेफिनेटली मिलेंगे ही। ठीक है, ये कैसा काम करती है? ये नर्मदा नदी और महानदी के विभाजन का काम करती है, जल विभाजक का काम करती है। ये दोनों को सेपरेट कर देती है। इट सेपरेट्स नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम एंड महानदी ड्रेनेज सिस्टम। ये भी आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो होप से ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, यही चीज मैंने हिंदी में भी लिखा है। बंजर ताड़ा, ठीक है, कबीरधाम से बहने वाली इसकी सहायक नदी है, 0.55% एरिया कवर करती है, मैकाल रेंज से होकर के आती है, महानदी बेसिन को अलग करती है। सब चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, बंजर नदी और तांडा, कहीं कहीं पे टांडा लिखा रहता है, कहीं कहीं पे ताड़ा ऐसा लिखा रहता है। ठीक है, एक्चुअली कई जगह पे ताड़ा ही मिलता है, लेकिन इंग्लिश में नहीं लिखा था ताड़ा, तो ये कैसा तांडा हो जाता है, TANDA लिख देते हैं, और जब इसको ट्रांसलेट करोगे तो तांडा ही पढ़ेगा उसको। ठीक है, गूगल में यही सब करते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी पश्चिमी मुखी ये नदी है आपकी बंजर। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम का, भाई महानदी और इन सब चीजों में कंपेयर नहीं करना है। नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम में या नर्मदा नदी अपवाह प्रणाली में बंजर नदी जो है छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है, पश्चिमोमुखी, मतलब पश्चिम की ओर बहने वाली। एकदम सिंपल सी है। ऐसे आप वर्ड्स को सेलेक्ट करेंगे ना तो आपको जो मार्क्स जो है अच्छे मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं थोड़ा सा एक इमेज पे, ताकि आप समझ जाएं। ये इमेज आप लोग पहले से देखे हुए हैं, पिछले क्लास में भी मैंने बताया हुआ था, फिर भी ये इतना लगभग एरिया ये किसका कवर कर रही है? तो ये महानदी ड्रेनेज सिस्टम का एरिया है।
जो कि 56% से ज्यादा है। ठीक है, महानदी ड्रेनेज सिस्टम, महानदी अपवाह प्रणाली का। ठीक है, अब इसी को ना ब्लैंक में हम लोग फिर से देखेंगे एक एक करके। ये आपका गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम, याद रखना, गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम, गोदावरी अपवाह तंत्र। ठीक है, ये वाला है आपका गंगा अपवाह तंत्र, सीधा सीधा, कभी कभी सोन गंगा नहीं पूछता। ठीक है, गंगा अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम। ये है आपका ब्राह्मणी। ठीक है, ब्राह्मणी अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम। यह है आपका, ये छोटा सा जो दिख रहा है ना, यह है आपका नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम, नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम। ये आप याद रखें भाई। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी आप लोग का इमेज है, नदियों के माध्यम से इस टाइप से दिखाया गया है। ये डायरेक्ट आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा, गवर्नमेंट के डेटास पे मैंने लिया है। सेम वही चीज है जो हम देखे हैं। ठीक है, ये आपका शिवनाथ वाला था जो लास्ट में बता दिया था, फिर भी आपको इमेज के लिए मैं बता चुका हूं। ये याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप परसेंट जानते हैं, परसेंट को याद रखिए, उससे निकाल लीजिएगा लगभग अनुमानित आंकड़े। ठीक है, ये खुद गलत होते हैं, डायरेक्टली मैं बता देता हूं। ठीक है, ये गवर्नमेंट के आंकड़े तो सही हो जाएगा ऐसा नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट डेटा होते हैं सभी, कोई भी इसके लिए क्लेम नहीं कर सकता, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये अब देखो बाकी को मैंने ब्लैंक कर दिया, अब ये सिर्फ महानदी वाला है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला में देखेंगे तो सिर्फ गोदावरी वाला है जिसमें इंद्रावती प्रमुख है। ऊपर से कौन सी सबरी नदी, ये यहां से आकर के बहती है भाई, सबरी। ठीक है, सबरी जिसको कोलाब बोलते हैं, और गोदावरी नदी ये ऐसा आती है और यहां से होकर के आगे चली जाती है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहीं पर भद्रकाली नामक जगह पर क्या है आपका, इसका संगम है, इंद्रावती और इसका, ये यहां पर। ठीक है, यहाँ पे भोपालपट्टनम है और यहाँ पर भद्रकाली, इसको याद रखें। ठीक है, तो ये यहाँ तक, और ये वाला मैकाल रेंज वाला अलग है। यहाँ से राजनांदगांव से जो कोटरी नदी आती है ना, कोटरी कहाँ से, मोहला मानपुर तहसील से निकलती है, कोटरी या परलकोट नदी, इसमें भी सोने के कण पाए जाते हैं, बताया भी था। तो इसके कारण ये राजनांदगांव वाले क्षेत्र में इसको लेना है। ठीक है, आगे अगर देखें तो ये है आपका गंगा बेसिन, गंगा अपवाह प्रणाली उसका हिस्सा है। ठीक है, कभी कभी सोन गंगा नहीं देता है, डायरेक्टली पूछा गया एग्जाम में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में हम डिस्कस करेंगे तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये ब्राह्मणी वाला है जो बहुत छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, और फिर नर्मदा जो कि सबसे छोटा है। ठीक है, 743 या 750 के आसपास स्क्वायर किलोमीटर आप लिख सकते हैं, जबकि ब्राह्मणी का देखेंगे तो 1394 या 1400 लगभग आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, हम लोग बात करते हैं पूर्व में पूछे गए क्वेश्चन आस्क्ड इन योर प्रीवियस एग्जाम्स। तो मैं यहां पर ना 18 से लेकर पूरा 12 से 18 तक लेके आया हूं। जब ये एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, मैंने ये वर्ड लिमिट भी डाले हैं। वेयर डज द रिवर गोपद फ्लोज इन छत्तीसगढ़। गोपद नदी जो है छत्तीसगढ़ में कहां प्रवाहित होती है, 30 शब्द में आपको लिखना है। अब आप इतना ज्यादा जान चुके हैं, अब आपके पास इतने सारे पॉइंट्स आ गए हैं कि आपको अब देखना पड़ेगा कि यार मैं क्या क्या लिख डालूं और क्या क्या छोड़ूं। ठीक है, इसलिए हालांकि इन सब छोटे छोटे रिवर्स पे ज्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन है भी नहीं, गवर्नमेंट भी नहीं देती है, इसलिए ये 30 वर्ड्स में ही पूछे जाते हैं। ज्यादातर आप लोग खुद ही देख सकते हैं। तो आपको स्टार्ट कैसे करना है कि गोपद, ये जो गोपद नदी के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, क्या करना है, गोपद नदी, गोपद जो रिवर है वह किसकी, सोनगंगा, या फिर आप सीधा सीधा लिखे गंगा, न कि सोनगंगा। ठीक है, गंगा अपवाह तंत्र की एक प्रमुख नदी है। आप लिखिए प्रमुख है, छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ना भाई। गोपद नदी गंगा अपवाह तंत्र के एक प्रमुख नदी है जो कि छत्तीसगढ़ में बहती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से निकल करके यह सोन नदी में मिल जाती है और सोन नदी के माध्यम से यह गंगम नदी में मिलती है। तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गोपद फ्लोज फ्रॉम कोरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड कॉन्फ्लुएंस विथ सोन रिवर वाया, या फिर बोल सकते हैं, ठीक है, इट कॉन्फ्लुएंस गंगा वाया सोन रिवर। ठीक है, बिकॉज क्योंकि जो सोन रिवर है ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, जिसमें आप मिल जाती है कौन सी, गोपद। तो गोपद इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर एंड सोन इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखना है। ठीक है, तो गंगा अपवाह तंत्र की एक नदी है जो कि उसकी सहायक नदी सोन नदी में मिल जाती है। कोरिया जिले से मेनली इसका उद्गम है और पास में मध्य प्रदेश में जाकर के मिल जाती है। एज सिंपल इज दैट। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और भी मिलते हैं तो आप बिल्कुल लिख सकते हो, उसके लिए फ्री है। ठीक है, लेकिन आपके पास वैसी जगह होनी चाहिए। 3 लाइन मिलते हैं भाई, 10 वर्ड्स एवरेज मान करके चलते हैं और ये आपके लिए 3 लाइन में इसमें खत्म होने चाहिए, ऐसा 30 वर्ड्स लिया जाता है। ठीक है, चलिए हम और बात करते हैं। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज फाउंड इन द नदन महानदी। अब देखिए ये आपका पूछ रहा है उत्तरी महानदी,
में मिलने वाले जो आपका उत्तरी महानदी बेसिन में, ठीक है, मिलने वाले जो सहायक नदियां हैं किसकी, महानदी की, ये आपका 100 वर्ड्स में आया हुआ है। तो ये बड़ा क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का आएगा ये, ठीक है, 8 मार्क्स का, ऐसा आपको देख करके चलना है। अब आपको इतने डेटा हो गए हैं कि 8 क्या मतलब 100 क्या, आप 1000 वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, आपके पास इतने सारे पॉइंट्स सोचने के लिए। तो ट्रिब्यूटरीज के बारे में अगर हम बात करें तो नदर यहां पे क्या बोल रहे हैं, ट्रिब्यूटरीज फाउंड इन द महानदी। अब महानदी की हम लोग देखे ही थे, ठीक है, अगर मैं बात करूं, देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं तो हमने महानदी का इस टाइप से देखा था, एक मैप बना करके, ठीक है, यहीं से आप लोग करेंगे ना तो सारा का सारा चीजें समझ में आ जाएगा आपका, ठीक है। इब नदी पहले, फिर केलो नदी आ रही है, मतलब ये नॉर्थ से आने वाली नदियों को डायरेक्टली पूछ रहा है, ठीक है। उत्तरी महानदी के जो सहायक नदी है उसको बताइए, उत्तरी महानदी बेसिन में जो सहायक नदी है मतलब उत्तर क्षेत्र में, तो उसको पूछ रहे हैं। तो आप उत्तर वाले को ले सकते हो, इब हो गया, ठीक है, सॉरी ये जो है एक इब नदी हो गया, एक केलो होगा ना, केलो नदी, इसको छोड़ो, केलो रिवर, ठीक है, या आपको समझ में आ गया। एक मांड है और एक इधर लात है, तो यहां पर त्रिवेणी संगम है चंद्रपुर, तो आपको क्या इंपॉर्टेंट है, मांड नदी, ठीक है। यहीं से फिर आपका आता है बोरई, बोरई आपको पता है, ठीक है। बोरई के बाद आपका हसदेव, ये हसदेव है, यहां से आपका आती है शिवनाथ और इधर से जोग नदी आती है, तो ये भी शिवनाथ भी आपका शिवनाथ रिवर और ये हसदेव रिवर। तो आपको क्या करना है, ये ऊपर वाले नदियों के इंपॉर्टेंस 2-2 लाइन भी लिखोगे, आपके पास 100 वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है। 5 नदियों को 2-2 लाइन पे लिखोगे तो उसका आपका 10 वर्ड्स हो गए। 100 वर्ड्स माने 10 लाइन से ज्यादा आपको मिलने वाले नहीं, ठीक है। तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 लगभग इंपॉर्टेंट रिवर हो गए और उसके भी 2 लाइन आप लिख नहीं पाओगे, ठीक है। आप एक आध को छोड़ दोगे, जैसे बोरई को छोड़ दिए, हसदेव है, मांड है और इन सब चीजों के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। इब नदी आपका पता है कहां से निकलती है, तो ये पंड्रापाट से निकलती है, बखोना चोटी से, और जाकर के उड़ीसा में लगभग आपका कहां पर, तो भाई जो आपका हीराकुंड डैम उससे पहले ये मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपके लिए पता होना चाहिए। फिर केलो रिवर है, केलो रिवर जो है रायगढ़ वाला जो लुडेंग हिल्स है वहां से निकलती है, और इसमें इंपॉर्टेंट जो केलो प्रोजेक्ट है जिसको दिलीप सिंह जयदेव के नाम से जाना जाता है, ठीक है, और ये प्रधानमंत्री वाले जो योजना है उसमें भी शामिल था। तो इतना सारा तो लिखने के लिए आपके पास जगह नहीं होगा, ठीक है। तो आप सीधा सीधा सिंपल से लिखें, केलो रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम कहां से, आपका जो लुडेंग हिल रायगढ़ वाला क्षेत्र है वहां से निकलती है, और आउट ऑफ छत्तीसगढ़ इन उड़ीसा, ठीक है, इट कॉन्फ्लुएंस थ्रू आपका महानदी रिवर। तो इतने काफी हो जाएंगे। मांड जो है वो भी आपका जो कोरबा प्लेट्यू से निकलती है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये चंद्रपुर में एक त्रिवेणी संगम बनाती है मांड लात नदी के साथ में, ठीक है, जहां पर चंद्रहासिनी माता का टेम्पल है, बोराई नदी दोनों के बीच में आती है, ठीक है। ये भी आपका कोरबा क्षेत्र से निकलती है। हसदेव नदी आपका कोरिया जिले कैमूर हिल से निकलती है, और कहां पर, जस्ट शिवरी नारायण से थोड़ा आगे ही मिलती है। और यहां पर अगर हम देखें जोग नदी और शिवनाथ नदी जो है वो आपका शिवरी नारायण में एक त्रिवेणी संगम बनाती है, ठीक है, वहां पर आपका मिलती है। तो शिवनाथ नदी के बारे में आप लिख सकते हैं क्योंकि वो नार्थ से आकर ही मिल रही है। तो इसके बारे में बात करें तो गढ़चिरौली महाराष्ट्र से आ रही है, और पानाबरस वाला जो एरिया है, ठीक है, अंबागढ़ चौकी तहसील है, वहां से प्रवेश करते ही लिख दो, ठीक है, क्योंकि आ तो वहीं से रही है। फिर आगे से उसका ओरिजिन का पता चला तो वहां से प्रवेश करते हैं। ये भी छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी है, सबसे लंबी नदी है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, शिवनाथ नदी ही है, 290 किलोमीटर के साथ। तो इतना लिखोगे तो आपके लिए मोर देन इनफ हो जाएगा। आप 5 को भी, ठीक है, 5 रिवर्स के बारे में भी उतना नहीं लिख पाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को आप डालने की कोशिश करें, जो आपको लगता है लेस इंपॉर्टेंट है उसको हटा दीजिए, क्योंकि आपके पास वर्ड लिमिट कम है, ठीक है, वर्ड लिमिट है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। होप से ये सारी चीजें कवर हो गई होंगी, ठीक है। 2017 में क्या आया, एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड फ्लो ऑफ द मनियारी रिवर। अब मनियारी नदी के बारे में पूछ लिया तो याद रखिए जो उसके ट्रिब्यूटरीज छोटी नदियों को पूछेगा ना तो 30 से 60 वर्ड में ही पूछेगा। लेकिन आपके पास अब डेटा तो बहुत होंगे क्योंकि हमको सोचने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स मिल गए हैं। चलिए मनियारी रिवर के बारे में बता देता हूं। इसमें तो इतने सारे फैक्ट्स देख सकते हो क्योंकि ठीक है 100 वर्ड्स भी कम पड़ जाएंगे। एनीवे चलिए देखते हैं। मनियारी रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम पेंड्रा लोरमी हिल ऑफ गोरेला पेंड्रा मरवाही जिला। पहले वो बिलासपुर था, अब क्या है, अब आंसर लिखेंगे अगर इस टाइप का तो कौन से जिले में आ जाएगा भाई, गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में आ जाएगा। पेंड्रा लोरमी हिल से निकलती है, ठीक है। और
इसके ट्रिब्यूटरीज की बात करें, आगर, टेसवा, घोंघा और आपका छोटी नर्मदा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बेलपान, यहां पर बेलपान नामक जगह से निकलती है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसको वहां पर एक मंदिर है, मेला भी भरता है, ये सारी चीजें। इस पर एक इंपॉर्टेंट डैम है, प्रोजेक्ट है, कौन सा? खुड़िया प्रोजेक्ट है, जिसका पुराना नाम क्या था, ओल्ड नेम क्या है इसका? राजीव गांधी डैम के नाम से जाना जाता है। इसी के तट पर, जहां पर यह शिवनाथ नदी से मिलती है, क्योंकि ट्रिब्यूटरी किसकी है? मनियारी, शिवनाथ की, इसके तट पर मदकू द्वीप है। देखो मैं पॉइंट्स बताते जा रहा हूं, बहुत सारी चीजें निकल के आ जाएंगी, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं कि ताला गांव इसी नदी के किनारे है और एंशियंट टेंपल है उसमें, छत्तीसगढ़ का ओल्डेस्ट टेंपल, देवरानी जेठानी का टेंपल, जहां पर रुद्रसिंह की प्रतिमा भी मिली थी, जो सरपपुरी कालीन है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आपका, जो कि आना ही चाहिए, भले आप दूसरे को छोड़ दो। इट क्रिएट्स द बाउंड्री ऑफ बिलासपुर एंड आपका मुंगेली डिस्ट्रिक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिलासपुर और मुंगेली डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री क्रिएट करती है, सीमा का निर्धारण करती है। तो आपके पास कितने वर्ड्स हैं? 30 वर्ड्स हैं। तो आप इसमें लिखने की प्रैक्टिस करो कि ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स आए। और कितने लाइन पे? 3 लाइन पे। ओरिजिनेट्स लिखिए, माउथ लिखिए, मदकू द्वीप के बारे में लिखिए, ताला गांव के बारे में लिखिए, बाउंड्री के बारे में लिखिए, इतने आने चाहिए पॉइंट्स, काफी है, ठीक है। और एक्स्ट्रा आप लिख सकते हैं। अब मैंने कहा ना, अब आपके पास डेटा की कमी नहीं होगी, क्योंकि आपको सोचने के लिए बहुत सारे तरीके मिल गए हैं, ठीक है। इसकी लेंथ जो है वो लगभग 135 किलोमीटर है, लेकिन लेंथ इंपॉर्टेंट नहीं रहता यार, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और लिख देते हैं, अरे मैं तो एकदम डेटा को लिख करके आया है और एकदम 134 किलोमीटर 35 किलोमीटर, पता चला वो जो सोर्स पड़े वही डेटा ही गलत है, उसको कोई नापने नहीं जाता है, ठीक है। तो उतने में आप खुश नहीं होना है, क्योंकि लेंथ जो है लगभग अप्रॉक्सीमेट डेटा ही होते हैं, वो कोई एक्यूरेट डेटा नहीं होते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट है आप कितने सारे डायमेंशंस को छूते हो। 2 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम 4 डायमेंशंस तो आने चाहिए। आप 5 लिखे, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। इसलिए आपको मैं बोल रहा हूं, एक चीज को बस लिख लिए, इसकी लंबाई इतनी है, इसकी है, बस वो काफी नहीं रह जाता, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसके नदी के किनारे टेंपल भी हो गया, शहर कौन सा बसा हुआ है, ये कितने सारे आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट 16 में जो आया है, राइट द नेम ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ द महानदी ड्रेनेज सिस्टम इन छत्तीसगढ़। फिर से वही बात कर दिया इसने। अगर मैं बात करूं, हम उत्तरी क्षेत्र को देख लिए, अब इसके जो महानदी ड्रेनेज सिस्टम के मेजर रिवर को लिखना है। तो भाई महानदी ड्रेनेज सिस्टम में तो महानदी तो खुद है ही, शिवनाथ भी है। अब यहाँ पे देखोगे तो दूध रिवर भी आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, दूध रिवर आ जाएगा, यहाँ पे सिलियारी भी आ जाएगा, ठीक है। और कहाँ पर आपका पैरी और सोंडूर भी आ जाएगा। तो फिर से त्रिवेणी संगम आपका कौन सा, राजिम आ जाएगा। ये सब चीजें भी आपके शामिल हो जाती हैं, ठीक है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब क्या करोगे? अब आपका नॉर्थ साउथ सबको मिलाकर के लिख देना है। कोई प्रोजेक्ट जानते हो तो उसके बारे में लिखना है, तो प्रोजेक्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जहां पर लगता है वहां पर ही लिखे। ये कितना है? ये तो 30 वर्ड्स में आपको खत्म करने बोल रहे हैं, बहुत कम लिख पाएंगे। तो इसमें सिर्फ नाम लिखना है कि कौन कौन से जो रिवर्स हैं, ठीक है, मेजर रिवर्स ऑफ द महानदी। तो 30 वर्ड का है, मतलब 2 नंबर का। 5 नाम लिखिए, काफी है, ठीक है। तो शिवनाथ है, हसदेव है, एब है, केलो है, सोंडूर और पैरी है, ठीक है, दूध रिवर है। ये सबको लिख दे तो काफी है। होप सो ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको कि कैसे लिखना है, ठीक है। चलिए 15 में क्या आया हुआ है? डिस्क्राइब द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ छत्तीसगढ़। आपको पता होना चाहिए कि 16 से चेंज हो गया है, और ये 500 वर्ड्स जो है वो 40 मार्क्स के हुए करते थे, ठीक है, जो कि अब पैटर्न बदल चुका है आपका 18 से, ठीक है। 18 और 19 में आपका 3 सेक्शन में बांटा गया है, जो कि पहले 5 सेक्शन में बटे होते थे। तो उसमें मैक्सिमम मार्क्स आपके 40 हुआ करते थे, ठीक है। अब तो 175 ही हाईएस्ट है, याद रखना, ठीक है, जस्ट आधा हो गया है। तो ये आप लोग को याद रखने हैं, ठीक है। 15 नंबर ही आपके लिए हाईएस्ट है, और 175 वर्ड्स में इसमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो आसानी से लिख सकते हैं आप। इसमें 5 ड्रेनेज सिस्टम को लिखना है और उसके इंपॉर्टेंस को लिखना है, और एक लाइन पे खत्म करना है कि भाई इसकी सहायक नदी ये बस है, ठीक है। महानदी के बारे में ऑब्वियसली ज्यादा है हमारे पास, तो उसको लिखेंगे ही। उसका वेटेज कम से कम 40% होना चाहिए, और बाकी का 20-20 ऐसा टाइप का, इसका डबल होना चाहिए, ठीक है। 50 भी लिखोगे तो भी चलेगा, बाकी 50 में बाकी को निपटा दीजिए, ठीक है। हालांकि इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, लेकिन 175 वर्ड्स में, इसको 175 से 200 वर्ड्स में ही प्रैक्टिस करें, ठीक है। 200 वर्ड्स में आप कोशिश करो कि सारे के सारी चीजें उसमें शामिल हो जाए। इसीलिए मैं बोलता हूं, अब तो डेटा ज्यादा हो गया अब आपके पास, ठीक है। पहले एक टाइम पे ऐसा होता है जब आप नहीं पढ़े रहोगे तो क्या लिखूं, अब लगता है कि क्या क्या को लिखूं, ठीक है। मतलब इतने सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कितने सारी चीज को लिख लूं,
ठीक है। तो कोशिश ये करेंगे गागर धन सागर वाली बात, एक लाइन पे मैक्सिमम फैक्ट्स या मैक्सिमम डायमेंशंस को छू सकें वैसे ही लिखना है। आप चाहें तो आंसर वगैरह जो है आप भेज सकते हैं, ठीक है, आपकी मैं कभी कभी देख लूंगा। बाकी आप लोग की प्रैक्टिस तो होगी, देखना नहीं देखना एक अलग चीज है। आप लिखोगे, आप भेजोगे, तो आप खुद उसको पढ़ेंगे तो आपका एनालिसिस हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है कि आप लिखो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम, 30 वर्ड्स में फिर से पूछा गया है गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। तो आपको पता ही है कि गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम का जो पार्ट है, गोदावरी नदी हमारे छत्तीसगढ़ से नहीं बहती, लेकिन लगभग 40 किलोमीटर ये बाउंड्री बनाती है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के। इंपॉर्टेंट इसके ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? इंद्रावती है, सबरी है जिसको कोलाब नाम से भी जानते हैं, चिंतावागो और तालपेरू, ठीक है, जिसमें से इंद्रावती के बारे में थोड़ा सा बताना है और सबरी के बारे में बताना है, क्योंकि एकमात्र इसमें क्या है आपका जो वाटरवेज की सुविधा है, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सबरी में, ठीक है। तालपेरू चिंतावागो भी है, इसका इंद्रावती के नाम पर ही आपका नेशनल पार्क और ये सारी चीजें 30 वर्ड्स में कितना आप लिख लेंगे, ठीक है। गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम। अब देखो यहां पे देखिए, डिस्क्राइब द गंगा रिवर ड्रेनेज सिस्टम। मैंने कहा था ना सोन गंगा हम बोलते हैं, वो हम अपने पढ़ने के लिए हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ मुख्य नदी का ही नाम आता है। तो सोन गंगा ना होकर के डिस्क्राइब द गंगा रिवर ड्रेनेज सिस्टम, और इसके बारे में आपको सोन नदी के बारे में थोड़ा सा लिखना है, गंगा नदी के ड्रेनेज सिस्टम में, ठीक है, और वो भी बहुत कम, और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं छत्तीसगढ़ में उसको लिखना है, ठीक है। आप चाहें तो कन्हार और जो रिहन नदी है इसके बारे में एक एक लाइन लिखें। तो 30 वर्ड्स तो ऐसे ही हैं, आप लोग लिख के प्रैक्टिस करिए। मैंने कहा भी था कि आपको कम से कम वर्ड्स में मैक्सिमम डेटास को कैसे, डायमेंशंस को छूना है, याद रखिएगा। मैं लास्ट में और बताता हूं आपको, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट द नेम एंड लेंथ ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ छत्तीसगढ़। अब देखो ये एक पहला क्वेश्चन है, बहुत 12 में पूछा जाता था। लेंथ वेंथ अब उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहे, हालांकि मैं बता देता हूं कुछ खास नहीं रह गया है। अगर आप बात करो तो 3 मेजर है। क्या है? मेजर रिवर्स ऑफ छत्तीसगढ़। यहां पे कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं पूछा है। महानदी हो गया एक आपका तो सबसे पहले, ठीक है, महानदी। महानदी के बाद शिवनाथ हो गया, ये आपको लेंथ पता ही है, ठीक है, भले ये लेंथ ये है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई? महानदी 286 इन छत्तीसगढ़ और 861 टोटल लेंथ, ठीक है। शिवनाथ आपका 286 लेते हैं हम, इसको याद रखें। इसके बाद क्या है आपका? तो इंद्रावती हो गया, इंद्रावती 264 हो गया, ठीक है। इसके बाद हसदेव, हसदेव आपका 176। फिर आता है आपका मांड, ले लो, मांड जो है 155 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे हैं, एब है 87 किलोमीटर है, अरपा, अरपा को ले लेना, ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो हो जाएगा ना आपका कितना 30 वर्ड्स में, और कितना ही पूछ लेगा, 100 किलोमीटर एग्जैक्टली। तो उतना प्रीलिम्स में जो आप पढ़ते हो ना फैक्ट्स, वो अलग होते हैं, उसमें ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन से आपको पकड़ में आ जाएगा। इसमें आप 5 नाम भी लिख दिए तो मोर देन इनफ है, क्योंकि 2 नंबर में 4 चीजें डिमांड कर रही है, ठीक है। आप 5वां चीजें एक्स्ट्रा दे रहे हो उनको, ताकि आपके मार्क्स जो है वो ना कटे, ठीक है। चलिए अब मैं आपको कुछ जो इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं वो ये है, जो मैं पहले बता भी चुका हूं, फिर भी मैं ये बोलूंगा, मेंस के लिए आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें वो होती हैं जो आपके आंसर राइटिंग में दिखे। दैट मीन्स आपको कितना अच्छे से परोसने आना चाहिए। जैसे कि आप शादी या पार्टी में जाते हैं तो देखते होंगे कि जो सलाद वगैरह जो रखे होते हैं इतने अच्छे से सजा करके रखाया जाता है। कोई भी चीजें जो खाने पीने की है, प्लेट वगैरह जो है, ठीक है, दिखने में कितना अट्रैक्टिव लगता है। दैट इज वाई आप उसको पसंद करते हैं कि यार सलाद जो आप कभी खाते ही नहीं थे, ठीक है, गाजर मूली ऐसे पड़ा रहता होगा घर पे, आप खाते नहीं होंगे, ठीक है, उसको कौन काटेगा, ये करेगा, लेकिन जो आपको परोसने का तरीका है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आप भी यहाँ मेंस में वही करते हैं। आपको कितना नॉलेज है, क्या क्या चीजें रटे हुए हैं, इससे मतलब नहीं है, आप कितना अच्छे से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप कितना नॉलेज है, वट एवर यू हैव, वो मैटर कभी करता नहीं, डजेंट मैटर, ठीक है। आपका क्या मैटर करता है? हाउ यू एक्सप्रेसिंग एंड हाउ द वे in which way you are expressing in your exam। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से तरीके से आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं या फिर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज वाई रिप्रेजेंटेशन या फिर प्रेजेंटेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर नॉलेज। आपके नॉलेज कम हो चलेगा, लेकिन वो आपके एक्सप्रेस करने से या फिर वो आपके प्रेजेंटेशन में बहुत बेहतर होती है, तो आप मार्क्स जो है वो ज़्यादा गेन कर जाएंगे। इसी वजह से कई बार आपको लगता है यार वो कम पढ़ता था, वो उसका सिलेक्शन हो गया, मैं इतना पढ़ता हूँ मेरा नहीं हो रहा है। ये इसलिए होता है क्योंकि उनका प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा है, उनकी राइटिंग स्किल अच्छी है। आप भी अपनी ये स्किल को डेवलप कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। इसका एक ही कारण है, प्रैक्टिस मोर एंड मोर। आप जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छी आपकी स्किल जो है वो होती जाएगी, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ राइटिंग स्किल की, न कि आपकी जो राइटिंग लिखने की क्वालिटी है, मैं उसकी बात नहीं करूँ कि कितना सुंदर आप कैलीग्राफी लिखते हैं, व्हाटएवर, है ना। आपका समझ में आना चाहिए, इतना होना चाहिए, आपके राइटिंग स्किल इज डिफर देन योर राइटिंग
जो आपकी राइटिंग है वो उससे अलग है, स्किल अलग होती है, आपका प्रेजेंटेशन स्किल जो है वो अलग होती है, आप प्रेजेंट करने का तरीका होता है, कितना अच्छे से आप लिखते हैं, फ्लो चार्ट बना के दे रहे हैं, ठीक है, पैरा में लिख रहे हैं, पॉइंट में लिख रहे हैं, दोनों का यूज करो जहां पे जरूरत है। मैं ये नहीं बोलता कि सिर्फ पैरा में लिखो या सिर्फ पॉइंट पे लिखो, जो चीजें बेहतर हो सकती है, जैसे ऐसे लिख रहे हैं पॉइंट्स में, वो क्या अच्छा दिखेगा, वो ऐसे को पॉइंट्स में कभी नीड होता ही नहीं है, तो उसको पैरा में ही लिखो, जो बड़े आंसर है उसको पैरा में लिखो, लेकिन छोटे छोटे जो 2 नंबर 4 नंबर के पूछे हैं उसको पॉइंट्स में लिखोगे तो आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे, क्योंकि वो साफ साफ दिख रहा है कि ये चीजें आपके लिए है। 4 नंबर का है तो 5 पॉइंट आपने दिया, आपका ओवर, ठीक है। ऐसे आपका अलग अलग डायमेंशंस पे जब आप बात करेंगे तो आपको मार्क्स जो है ज्यादा अच्छे से मिलेंगे, ठीक है। होप सो ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्लास की ओर। दैट मीन्स ये तो हमारा आज का क्लास जो है वो ओवर हो गया। अब अगली क्लास में हम और नया टॉपिक देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम से। अब मुझे नहीं लगता कि आपसे एक भी क्वेश्चन मिस होगी, और मुझे नहीं लगता कि आपको अब लो कॉन्फिडेंस फील हो रहा होगा। होप सो ये आपके कॉन्फिडेंस को भी बिल्ड करेगा और आपके राइटिंग स्किल पे भी, ठीक है, बहुत अच्छे से सुधार लेकर के आएगा। तो ये आपके लिए मैंने अलग से डायमेंशंस, इतने सारे डायमेंशंस पे इसीलिए दिए ताकि आपको सोचने पे मजबूर करें, और जो एग्जामिनर है वो काटने के लिए आपका नंबर कहां से काटूं ये सोचना पड़ जाए उसको, क्योंकि एग्जामिनर जो एवेल्युएट करता है जो एग्जाम को, माने आपके पेपर को, उसको नंबर काटने के पैसे मिलते हैं ना कि देने के, ठीक है। इसलिए उसको नंबर काटने का मौका ही मत दो ताकि वो मैक्सिमम मार्क्स आपको दे, आप उससे छीन लीजिए, ठीक है। इसके बाद भी आपको डाउट या क्वेरीज हैं तो बिल्कुल हमसे कांटेक्ट करिए, एनी टाइम आपके लिए टीम पूरी लगी हुई है। और जैसे कि आपको लगता है कि भाई हाँ मुझसे भी कांटेक्ट करनी है तो बिल्कुल आपको मुझसे भी कांटेक्ट कराएंगे, ठीक है। बट आप लोग जो है वो लिख करके रखें अपने डाउट्स को, एक एक दो डाउट्स के लिए कांटेक्ट ना करें, बल्कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप कर लीजिए। एक बार में हम क्लियर करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा, दोनों हम एक दूसरे को समझें, ठीक है। तो होप सो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप लोग कांटेक्ट करिए। थैंक यू।